तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिसको बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने पास एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे। आज कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और एनसीईआरटी की बुक में ही साइड में आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे वो चीज नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स के लेक्चर में आपको कॉपी और पेन लेने की जरूरत है, आज बस आप लोग अपने पास एनसीईआरटी को रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आज हम समझने का कोशिश करेंगे। मेरा ये उम्मीद है कि अच्छे से आप लोगों को समझा पाएंगे हम, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। लगभग 1 से 2 लेक्चर में चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। आज कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ये लेक्चर जब आपको समझ में आने लगेगा, ये लेक्चर जब आप इंजॉय करने लगेंगे, आपको फील होगा कि हम एक डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आपको वो सारी बातें पता हो जाएंगी जो आम लोगों को नहीं पता है। तो इस लेक्चर देखने के बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू क्लास करें और इसके बाद आपको लगेगा कि यार ये चीज मुझे नहीं पता था या ये चीज मेरे को क्लास में नहीं बताया गया, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में इस लेक्चर को, मतलब इस चैप्टर को सही से नहीं कराया जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि एक एक पॉइंट को, एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट समझने का कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी के पॉइंट को समझने के लिए अगर हमको एनसीईआरटी का बाहर का भी दुनिया देखना होगा तो हम देखेंगे। बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी हम लाइन को पकड़ के लाएंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों चलो देरी नहीं करेंगे। जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा नन्हा सा स्पर्म और ये बड़ा सा हमारा चट्टान ओवम, इसके बारे में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। आखिरकार ये बनता कहां से है, आखिरकार ये प्रोड्यूस कहां से होता है, कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, किसमें स्पर्म होता है, किसमें ओवम होता है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होगा, क्लास 9 10th में आप लोग पढ़े होंगे। स्पर्म जो होता है मेल गैमेट होता है, ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है। क्लियर है ना बच्चों। चलिए, तो यहां पे सही से आ रहा है क्या सब कुछ जी, क्योंकि 2 बार मेरा ऐसा ही गलती हुआ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है बार बार, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ ना कुछ खराबी आने के कारण ये तीसरा टाइम लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोच रहे हो इतना लंबा लेक्चर, उसको ये 3rd टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे थे। वही देख रहे हैं कि कुछ इस बार सिस्टम में फॉल्ट नहीं ना है। चलिए बच्चों, तो आज का जो चैप्टर है इस एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी माता क्या लिखी है, ये सारा टॉपिक दिया हुआ आपको, जैसे कि मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इंप्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरा पार्चुरेशन। ये 7 टॉपिक अगर मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पीएचडी कर लिए है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिए है और नीट में मेरा एक भी सवाल गलत नहीं होगा यार। उम्मीद करते हैं, या आज हम आपको बता देते हैं, यह चैलेंज है कि एक बार क्लास को कंटिन्यू पूरा लेक्चर को देखेंगे, फिर आपको सब कुछ वो पता चल जाएगा जो आपको नहीं भी पता था, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये बच्चा कहना क्या चाहता है, बाबू क्या कह रहे हो। ये कहना ये चाहता है कि इसके बारे में हमको पढ़ना है, इस लेक्चर में हमको इस स्फेरिकल बॉल के बारे में पढ़ना है जिसको ओवम बोलते हैं, और ये छोटा सा नन्हा सा स्पर्म के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हमको कंटिन्यू लेक्चर में बने रहेंगे और आपको समझ में आएगा। चलिए, तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है आप लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनः। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है पुनः। इस री का मतलब होता है बार बार या पुनः बोल सकते हो। प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस मतलब बार बार ऑफ स्प्रिंग को, यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है सर। री का मतलब क्या होता है, पुनः, ठीक है ना। तो अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका संतान बना रहे, उनका जनरेशन बना रहे। तो याद रखना ये रिप्रोडक्शन का ना 2 प्रकार है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन
जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जब आप इस चैप्टर के बीच में आइएगा तो आपको लगेगा यार ये मुझे कंसेप्ट नहीं पता था, या ये हम भूल रहे थे, या एनसीईआरटी के बियॉन्ड द लाइन दिया था लेकिन मेरे को नहीं पता था। चलिए, ए सेक्सुअल, ए का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ए का मतलब एक का मतलब होता है सिंगल। अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उससे अगर ऑफ स्प्रिंग पैदा लेता है, उससे अगर बाल बच्चा संतान पैदा लेता है, उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल। और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मेल पेरेंट भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पेरेंट भी होता है, मेल पेरेंट भी होता है और फीमेल पेरेंट भी होना जरूरी है। तो यहां से जब ऑफ स्प्रिंग, जब यहां से जन्मेगा, संतान का जब उत्पत्ति होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब देखो, ह्यूमन जो होता है ये होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। और दूसरी बात ये होता है वीवी-पैरस। क्या होता है? वीवी-पैरस। वीवी-पैरस मतलब जो अपने जैसा संतान को जन्म दे सकता है। वीवी-पैरस मतलब अंडा नहीं देगा, वीवी-पैरस। ओवी-पैरस कौन होगा? ओवी-पैरस वैसा ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने संतान को अंडा के रूप में पैदा करेगा। ओवी-पैरस, ओवी-पैरस क्या होगा? ओ का मतलब होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, जो एग देगा उसको बोलते हैं ओवी-पैरस। तो ओवी-पैरस नहीं होता है ह्यूमन, क्या होता है? वीवी-पैरस होता है। क्या होता है? वीवी-पैरस होता है। चलिए, अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या सब है। आपके नीट के सिलेबस में या आपका एनसीईआरटी माता क्या कहती हैं? आपका एनसीईआरटी माता कहती हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, इसमें हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मेल के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव। एक पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा ना बउआ, दूसरा पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए सर, बहुत बढ़िया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब गौर करने की बात यह है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बउआ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या सब होगा? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा? सबसे पहला चीज होगा वो होगा प्राइमरी, सबसे पहला होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सर ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, जो गैमेट फॉर्मेशन कराएगा वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, याद रखना। और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? पहला प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहला प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है ना बउआ? तो प्राइमरी जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, और सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट करा सकता है, जो पाथ देगा, जो हेल्प करेगा उस गैमेट को चलने के लिए, जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लिए। तो ये होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है ना? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है? ये गैमेट फॉर्मेशन कराता है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी में, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गैमेट का। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प करता है उस गैमेट को। उस जो गैमेट, जो भी गैमेट बना, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, उसको ये हेल्प करेगा। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है, और जो बनाएगा गैमेट को वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल का क्या देखेंगे? अभी मेल के बारे में देख रहे हैं, तो मेल के बारे में देख रहे हैं, तो मेल का सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना बउआ, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। क्या होता है? सबसे पहला चीज, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ये होता है टेस्टिस। अब सर ये क्या होता है? ये टेस्टिस जो है वो गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? टेस्टिस जो है गैमेट फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। सर गैमेट होता क्या है? सर वो चीज जो टेस्टिस बनाया है, वो चीज जो टेस्टिस बनाया है। अब ये गैमेट क्या होगा? इस गैमेट में होगा स्पर्म। क्या होगा? क्योंकि मेल गैमेट है, स्पर्म होगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए सर, तो टेस्टिस के बारे में समझ गए। अब दूसरा हमारा है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बउआ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे? जो ट्रांसपोर्ट में ना हेल्प करेगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला होता है एसेसरी डक्ट, और दूसरा होता है एसेसरी
ग्लैंड्स। तो पहला एसेसरी डक्ट, दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये दो प्रकार का होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाथ जो प्रोवाइड कराएगा, पाइप लाइक डक्ट। देखिए डक्ट, तो डक्ट में जो एसेसरी डक्ट होता है वो होता है, पहला जो होगा वो होगा रेटी टेस्टिस। क्या होगा? रेटी टेस्टिस। बहुआ दूसरा जो होगा वो होगा वासा इफ्रेंसिया। क्या होगा? दूसरा जो होगा वो होगा वासा इफ्रेंसिया। तीसरा जो होगा इपीडिडाइमिस। क्या होगा? इपीडिडाइमिस। और चौथा जो होगा वो होगा वास डिफरेंस। क्या होगा? वास डिफरेंस। ये चार हमारा होता है एसेसरी डक्ट। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, अपने भेजे में फिट करोगे कि एसेसरी डक्ट चार होता है। पहला रेटी टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इसी प्रकार से ग्लैंड भी हमारा तीन प्रकार का होता है। चलो अब ग्लैंड को समझते हैं नेक्स्ट पेज में। ग्लैंड भी हमारा तीन प्रकार का, पहला होता है सेमाइनल वेसाइकल। क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल। पहला सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और बहुआ तीसरा होता है बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है ना? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? तो ये तीनों ग्लैंड हमारा होता है एसेसरी ग्लैंड, जो कि मेल में पाया जाता है। अब सर ये तीनों का तो समझ गए, सर तीनों के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखो जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ये फ्रुक्टोज रिलीज करता है, फ्रुक्टोज बनाता है। फ्रुक्टोज एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो मेल में पाया जाता है। सेमाइनल वेसाइकल फ्रुक्टोज बनाएगा, फीमेल में फ्रुक्टोज का कंपोजिशन बिल्कुल ही नहीं होता है। याद रखोगे, सेमाइनल वेसाइकल ऐसा ग्लैंड है जो फ्रुक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रुक्टोज। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो कैल्शियम आयन बनाता है। इसके साथ सम इंजाइम्स, ठीक है ना? और इसके साथ फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो याद रखोगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैल्शियम आयन को बनाते हैं, कुछ इंजाइम्स भी बनाते हैं, और प्रोस्टेट फॉस्फेट और फॉस्फेट। अब बॉल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। बॉल्वो यूरेथ्रल का दूसरा नाम क्या है बउआ? कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करता है? ये जो है न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज दी पाथ ऑफ स्पर्म, दी पाथ ऑफ स्पर्म। मान लो कि स्पर्म है, तो स्पर्म जिस पाथ से जाएगा, यूरेथ्रा से जाएगा, वहीं से जाएगा हमारा यूरिन भी। तो यूरिन होता है एसिडिक, और स्पर्म जो होता है वो जो सीमेन से बनता है, सीमेन मतलब कंपोजिशन में होता है, सो सीमेन जो होता है वो अल्कलाइन होता है। तो सीमेन किसको, एक नया टर्म आता है सीमेन। देखो सीमेन में ही स्पर्म होता है, ये सीमेन बनता है स्पर्म से प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। क्या से? सेमाइनल प्लाज्मा। सीमेन बनता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। यही जो सेमाइनल प्लाज्मा है ना, इसी सेमाइनल प्लाज्मा जो है किसका कंपोजिशन होता है? ये सेमाइनल प्लाज्मा में जो कंपोजिशन होता है ये इस ग्लैंड्स का, ये इस कंपोजिशन ऑफ ग्लैंड्स। तो सेमाइनल प्लाज्मा जो बना होता है ये इसी ग्लैंड से बना होता है, इसी ग्लैंड का कंपोजिशन। मतलब सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होगा, सेमाइनल प्लाज्मा में कैल्शियम होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, फॉस्फेट होंगे। उसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा ये है। तो लेकिन ये भी याद रखना कि सेमाइनल वेसाइकल जो है, एक बात यहां रखना, सेमाइनल वेसाइकल का 60 से 70% कंपोजिशन होता है किसमें? सेमाइनल प्लाज्मा में। और प्रोस्टेट ग्लैंड का 30 से 40% कंपोजिशन होता है सेमाइनल प्लाज्मा में। ठीक है ना? मतलब सीमेन कैसे बनता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो सीमेन जो होता है अल्कलाइन, क्या होता है? अल्कलाइन फ्लूइड होता है। सीमेन होता है अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का। तो हमारा जो पाथ से यूरिन निकलेगा उसी पाथ से सीमेन भी निकलेगा, रिलीज होगा। तो एसिड जो है, यूरिन एसिड है, उस पाथ को एसिड बना देगा, उसी को लुब्रिकेट करता है, उसी को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज दी पाथ ऑफ स्पर्म। और इसके साथ साथ इसका काम है लुब्रिकेशन का काम है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करता है। क्लियर है ना? चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लोग समझते हैं टेस्टिस को। देखो ये टेस्टिस जो है ना, ये जो है ना, ये होता है ओवल शेप का। कैसा होता है? टेस्टिस जो होता है वो ओवल इन शेप, ओवल शेप का होता है। इसके बाद जो इसका लंबाई है ना, लेंथ जो है ना,
वो होता है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। और जो इसका विड्थ होता है ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ इसका है। अच्छा सर, अब याद रखना ये जो टेस्टिस बनता तो एब्डोमेन में है, बनता है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन के पास, लेकिन ये डिसेंड कर जाता है। मतलब टेस्टिस जो है डिसेंड कर जाता है इनटू अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर, इनटू अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर। पॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, कहीं बोलो। पॉच लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्क्रोटम। क्या बोलेंगे बाबू? स्क्रोटम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? पॉच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बउआ? स्क्रोटम बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ये स्क्रोटम जो है सर होता कहां है? तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम कहां होता है? स्क्रोटम होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि स्क्रोटम जो है हेल्प करता है, हेल्प्स टू, जो हमारा टेस्टिस है उसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। कैसे हेल्प करता है? तो हेल्प्स टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन किसको हेल्प करता है? टेस्टिस को। हेल्प्स टू टेस्टिस, किसको? टेस्टिस को हेल्प करता है। किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू याद रखना कि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेंपरेचर चाहिए वो चाहिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम। तो याद रखना जो हमारा बॉडी टेंपरेचर है, जो हमारा बॉडी टेंपरेचर है, जो हमारा बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बॉडी टेंपरेचर पे तो स्पर्म बना नहीं, बॉडी टेंपरेचर पे तो स्पर्म बना नहीं, तो स्पर्म को कितना चाहिए? तो स्पर्म को जो टेंपरेचर चाहिए स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बाबू टेंपरेचर जो चाहिए ना, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेंपरेचर चाहिए, वो चाहिए 35 डिग्री से लेकर के, मतलब 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे 2 से 2.5 डिग्री कम, मतलब इससे 2 से 2.5 डिग्री कम। वही काम करता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है और वो इसी टेंपरेचर को मेंटेन करता है, इसी टेंपरेचर को मेंटेन करता है, इसी टेंपरेचर को बाबू, इसी टेंपरेचर को जो है इसको मेंटेन करता है। मतलब स्क्रोटम का काम क्या है? ये 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लेस करता है, कम कर देता है। क्लियर है ना? तो ये टेंपरेचर को कम कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर देखते हैं स्क्रोटम कैसा होता है सर। देखो यहां पे हम लोग बनाते हैं, इस चीज को हटा दो। अब देखना गौर से, ये जो स्क्रोटम है ये हमारा स्क्रोटम है। ये क्या है? हमारा स्क्रोटम है। और ऊपर जो बनाए हैं, ऊपर जो आप देख रहे हो ये एब्डोमिनल कैविटी। क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी है। क्या है बाबू? एब्डोमिनल कैविटी। ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी का टेंपरेचर होता है सारे, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा टेस्टिस है। ये हमारा क्या है? ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस है। और टेस्टिस जो है स्क्रोटम से अटैच होता है। टेस्टिस जो है स्क्रोटम से अटैच होता है। इस अटैचमेंट का नाम है जुबर्नाकुलम। क्या नाम है? इस अटैचमेंट का क्या नाम है? इस अटैचमेंट का नाम है जुबर्नाकुलम। इस अटैचमेंट का नाम है जुबर्नाकुलम। जुबर्नाकुलम से अटैच्ड होता है स्क्रोटम के अंदर। अब याद रखना ये जो स्क्रोटम में आता है इनगुलन कैनाल से होकर। टेस्टिस जो है पहले एब्डोमेन में होता है, उसके बाद ये हमारा इनगुलन कैनाल है। क्या है? इनग्यूनल कैनाल।
इन्ग्यूनल कैनाल। ये क्या होता है सर? टेस्टिस को लेके आता है। जब बच्चे का पेट में, जब इम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चा होता है, पेट में होता है, तो 6 महीना तक तो टेस्टिस तो हमारा एब्डोमेन में ही होता है। टेस्टिस तो हमारा बाबू एब्डोमेन में ही होता है। ये डिसेंड करके लेके आता है, ये डिसेंड करके होके आता है 7वें महीने में। जब बच्चे का 7 महीना हो जाता है इम्ब्रियोनिक लाइफ का, तो 7वें महीने में, मतलब 7th मंथ में ये टेस्टिस जो है, 7th मंथ में ये जो टेस्टिस है कहां आ जाता है? स्क्रोटम में। कहां आ जाता है? स्क्रोटम में। याद रखना कि टेस्टिस तो एब्डोमेन में बनता है, लेकिन 7वें महीने के दौरान ये आ जाता है स्क्रोटम में। ये इन्गुइनल कैनाल से होकर के, इस रास्ते से होकर के, उसके बाद जैसे ही ये टेस्टिस आया तो फिर ये ऊपर ना चले जाए, तो ये वाला रास्ता इसको पैक हो जाता है, ये रास्ता पैक हो जाता है, इन्गुइनल कैनाल का रास्ता पैक हो जाता है। अब गौर करना, सर ऐसा क्या खास बात है स्क्रोटम में जो टेम्परेचर को कम करता है? चलो देखो, ये एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बताते हैं। देखो, स्क्रोटम के पास होता है कुछ मसल्स, स्क्रोटम के अंदर होता है, ये मसल्स पाया जाता है। इस मसल्स का नाम है डार्टस मसल। क्या नाम है? डार्टस मसल। क्लियर है? इस मसल का नाम है डार्टस मसल। और इस डार्टस मसल, एक और मसल होता है, वो भी हम बताएंगे। यही डार्टस मसल रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर को कम करने में। ये डार्टस मसल, इसके साथ एक और मसल है, वो भी हम बताते हैं। देखो इधर देखो, मान लो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के ऊपर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। टेस्टिस के ऊपर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, दोनों के ऊपर बना होगा, यहां पे भी बना होगा, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। इसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या होता है? इसका नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है सर? तो टेस्टिस को ब्लड वेसल सप्लाई चाहिए, टेस्टिस को लिविंग रहने के लिए इसमें ब्लड वेसल का सप्लाई होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होता है बाबू? इसमें होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स का सप्लाई जो टेस्टिस को जोड़ता है। अब इसके साथ साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड में कुछ मसल्स पाए जाते हैं, पीला पीला कलर का जो है कुछ मसल्स पाए जाते हैं। इस मसल्स का नाम है क्रीमेस्टर मसल। इस मसल का नाम है क्रीमेस्टर मसल। तो यही डार्टस मसल और ये क्रीमेस्टर मसल मिलकर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये क्रीमेस्टर मसल और ये डार्टस मसल दोनों ही स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कितना मेंटेन करता है सर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या करता है? लेस, कम करता है। तो स्पर्म बन जाता है आसानी से। तो याद रखोगे ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, क्या करता है सर? ब्लड वेसल सप्लाई होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड से, और इसमें भी एक मसल्स पाया जाता है, क्रीमेस्टर मसल। अब सर एक बात याद रखना, एक डक्ट हम जब पढ़ाएंगे आपको तब पता चलेगा। यहां से एक डक्ट निकलता है टेस्टिस से, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हुए यूरिनरी ब्लैडर को छूता है। यहां से एक डक्ट निकलता है जो स्पर्म को लेकर के, यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर को छू करके निकलता है वापस से, यू शेप बनाता है। याद रखोगे ना? इस डक्ट का नाम हम बताएंगे आगे। इस डक्ट का नाम होता है वास डिफरेंस। क्लियर है? वास डिफरेंस होता है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगा। क्या बनाएगा? लूप, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, लूप बनाएगा। तो बात को समझ रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी को समझना है तो बियॉन्ड दी एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स हमको जानना पड़ेगा, तब तो नीट में सवाल कुछ आएगा। तो फिर अगर आपसे नहीं बनेगा, फिर आप बोलोगे एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। यार एनसीईआरटी में है, लेकिन लिखा नहीं हुआ एग्जैक्ट डाटा। वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड दी लाइन आप जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यार एनसीईआरटी का ही लाइन है। हम दिखाएंगे भी आपको, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहां पे हम दिखाएंगे। चलिए, तो ये समझ गए ना, ये हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड है, जो कि ब्लड वेसल्स सप्लाई करता है टेस्टिस को। और ये इसके पास होता क्या है? इसके पास होता है क्रीमेस्टर मसल। क्लियर है ना बउआ? चलिए अब आगे चलते हैं। सर तो टेस्टिस में चला गया, अब आते हैं हम लोग टेस्टिस को देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है टेस्टिस को देखना। तो देखो, कैसे देखोगे? ये मान लेते टेस्टिस ओवल शेप का है, और इस टेस्टिस को कवर करता है बाहर से आउटर लेयर। इस टेस्टिस को बाहर से कवर करता है, इस टेस्टिस को ना बउआ बाहर से कवर करता है। इसको बोलते हैं हम लोग टूनिका वेजिनैलिस। जो टेस्टिस को बाहर से कवर करता है, पार्शियली कवर करता है, मतलब इधर आधा आधी, इनकम्प्लीट। क्या कवर करता है? इनकम्प्लीट होता है ये, इनकम्प्लीट होता है। अब देखो,
ये हमारा टेस्टिस का डोर्सल वाला भाग और ये वेंट्रल वाला भाग। तो वेंट्रल के तरफ से सिर्फ कवर करता है टेस्टिस को, वेंट्रल से कवर करता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसके बाद ये जो टेस्टिस का जो लेयर है, ये जो मसल, इसको बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो क्लियर है ना? डोर्सल वाला ये पूरा ट्यूनिका अल्बुजिनिया पूरा कवर करता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको एक चीज और बताते हैं। मान लो टेस्टिस को यहां से बांट देते हैं और इसके अंदर कंपार्टमेंट होता है, 1 2 3, बहुत होता है, हम बस इतना ही दिखा रहे हैं। ये जो लेयर बना हुआ कंपार्टमेंट का, इसको बोलते हैं टूनिका, टूनिका वेस्कुलरिस, टूनिका वेस्कुलरिस। तो ये टूनिका वेस्कुलरिस है। और ये कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंपार्टमेंट का, ये जो कंपार्टमेंट बना हुआ है, इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इस कंपार्टमेंट का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये होता कितना है? ये होता है अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट। कितना कंपार्टमेंट होता है? 250 के अप्रोक्स होता है एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग। ये जो कंपार्टमेंट होता है कितना होता है? 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट। अब जैसे इस कंपार्टमेंट में होगा क्या? इस कंपार्टमेंट में होगा छोटा छोटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होगा? 2 से 3, 2 से 3, लगभग मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। तो ये हमारा हरा वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। होता कितना है? 1 से 3। होता कितना है? 1 से 3, 1 से 3 हर कंपार्टमेंट में होता है। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलेगा? स्पर्म, क्योंकि यही तो स्पर्म बनेगा और छोटे छोटे डक्ट्स में निकलेगा। इस छोटे छोटे डक्ट्स का जो नाम है, इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं बुआ? ट्यूबुलाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। इस छोटे छोटे डक्ट का नाम क्या होता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब देखो, अब जैसे ही ये छोटे छोटे डक्ट मिला, अब यहां से एक बड़ा सा डक्ट में खुलेगा, एक बड़ा सा क्वाइल्ड पोर्शन है। इस क्वाइल्ड पोर्शन का नाम है रेटी टेस्टिस। क्या नाम होगा? रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस से आगे जो है ये ओपन होगा और छोटे छोटे क्वाइल्ड पोर्शन बनेंगे। इसका नाम होगा, इसका नाम होगा वासा इफ्रेंसिया। क्या नाम होगा? वासा इफ्रेंसिया। क्लियर है? और वासा इफ्रेंसिया जो है, फाइनली देखो, अब इस स्ट्रक्चर को एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में हम इसको ड्रॉ मिटाना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब देखो, अब देखो ये खुलेगा का एक नेक्स्ट डक्ट हम बनाते हैं। इस पोर्शन को, और इसमें चला जाएगा। ये जो सारा क्वाइल्ड पोर्शन है ना, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, हाईली क्वाइल्ड पोर्शन इसमें चला जाएगा। इस डक्ट का नाम है, हम बता रहे हैं, पहले तो नाम सुनो। ऊपर वाले को बोलते, ऊपर वाला हेड होगा, हेड को बोलते कॉपट, CAUPT, कॉप्ट। इसके बाद ये वाला होता है, ये हमारा होता है कॉर्पस। क्या होता है? कॉर्पस। और नीचे वाला होता है, वो होता है क्वाडा। क्या होता है? क्वाडा। कॉपट, कॉर्पस और क्वाडा, ये तीनों मिलकर के बनाता है जो अगला डक्ट है। ये तीनों डक्ट मिलकर के बनाता है इपीडिडेमिस को। किसको? इपीडिडेमिस, इपीडिडेमिस को बनाता है। तो याद रखोगे ना, स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्म बन गया, स्पर्म उसके बाद निकलेगा ट्यूबुलाई रेक्टाइस होकर रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस के बाद जाएगा वासा इफ्रेंसिया, फिर चला जाएगा इपीडिडेमिस के पास। किसके पास? इपीडिडेमिस का पहला पोर्शन कॉपट, फिर कॉर्पस और फिर क्वाडा। 3 पोर्शन है इपीडिडेमिस, 3 पार्ट में बटा हुआ है, कॉपट, कॉर्पस और क्वाडा। क्लियर है? अब यहां से पाइप निकलेगा, यहां से पाइप निकलेगा, इपीडिडेमिस से स्पर्म जाएगा एक पाइप के जरिए, एक पाइप के जरिए। इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। क्लियर है ना? इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। क्लियर है ना बउआ? इस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। चलिए अब हम लोग समझ गए, इस पाइप से होकर जाएगा। इसका नैरो पोर्शन थोड़ा सा फुला होता है, इसका टर्मिनल इंड थोड़ा सा फुला होता है। याद रखना, अगर मान लो इसको टर्मिनल बोलते हैं, इसका टर्मिनल इंड, इसका टर्मिनल इंड को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला,
वाइडर एरिया को ही एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला में क्या होता है, स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म का, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है स्टोर कहां पे होता है, एम्पुला में। कहां पे स्टोर होता है, इस वास डिफरेंस के टर्मिनल इन एम्पुला में। और इपीडिडर्मिस का भी बहुत बड़ा काम है, हम बताएंगे अभी, आप सबका एक एक करके काम बताएंगे, ठीक है ना। चलो सबका एक एक करके काम बताएंगे। सबसे पहले तो समझो कि स्पर्म बना कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, उसके बाद ये गया कहां से, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर ये निकला ट्यूबुलर रेक्टाइस होकर के रेटी टेस्टिस से वास इफरेंसिया, फिर इपीडिडर्मिस के डक्ट में चला गया। तो इपीडिडर्मिस का सबसे पहला पोर्शन कॉपट, फिर कॉर्पस और फिर क्वाडा, ये 3 पोर्शन में बटा हुआ इपीडिडर्मिस। क्लियर है ना बाबू। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले तो समझते स्पर्म बनता कैसे है। स्पर्म बना कैसे, तो मान लो ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, क्या है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लेते हैं 3 गो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अभी ये जो ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनाएगा कौन, तो याद रखना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब देखो इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे इसके बारे में। इस छोटे छोटे सेल्स का नाम क्या है सर, इस छोटे छोटे सेल्स का नाम है मेल जर्म सेल। क्या नाम है, मेल जर्म सेल। इसी को तो बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसी सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्म बनाता है, क्या बनाता है बाबू, स्पर्म बनाता है। और ये जो लाल लाल वाला है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्लियर ना, क्लियर है ना। तो सब में पोर्शन में यहां भी होगा, यहां भी बनेगा, ये सब जगह मेल जर्म सेल होगा। और उसके बाद मेल जर्म सेल के बाद होगा सर्टोली सेल, जहां जहां सर्टोली सेल। तो लाल वाला हमारा सर्टोली सेल और पीला वाला क्या है, पीला वाला है मेल जर्म सेल और लाल वाला क्या है, सर्टोली सेल। एससी का मतलब सर्टोली सेल। क्लियर ना। अब क्या होता है, ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना बउआ, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में ना छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। इसके साथ साथ कुछ स्टार जो जिसको लगा रहे हैं इसको बोलते हैं इम्यूनो कम्पिटेंट सेल। क्या बोलते हैं, इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स, इसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनो कम्पिटेंट सेल। इसके साथ साथ कुछ और सेल्स होते हैं, इसके साथ साथ कुछ और सेल्स होते हैं, इसी सेल्स को बोलते हैं लेडिग सेल। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल। इसी सेल का नाम होता है लेडिग सेल। और ये जो स्टार देख रही है होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ये डब्ल्यूबीसी कहलाता है, यही तो डब्ल्यूबीसी कहलाता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। और ये वाला जो देखे इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये वाला लेडिग सेल, ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स। तो क्लियर है ना, क्लियर है ना बाबू, बताओ जल्दी, क्लियर है। चलिए ये हमारा सेल्स है, पीला वाला हमारा मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है और लाल वाला हमारा सर्टोली सेल है। क्या है, सर्टोली सेल। चलो अब देखते हैं मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या खुद स्पर्म बनाएगा, नहीं बनाएगा। जब तक हार्मोन नहीं रिलीज होगा तब तक वो स्पर्म नहीं बना सकता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। चलिए हम इसको हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो हमारे ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। और यही जीएनआरएच किस पे एक्ट करता है, यही जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा
तुम जल्दी से हार्मोन रिलीज करो LH और FSH, LH और FSH। अब देखो LH जो रिलीज हुआ, ये LH जो है, ये LH जो है, ये LH जाकर के काम करेगा लेडिक सेल पे, लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल को कहेगा है जल्दी से तुम हार्मोन रिलीज करो, और उसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन। तो याद रखोगे ना, लेडिक सेल क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन। किसके एक्ट के होने के कारण? LH हार्मोन जब एक्ट करेगा, LH हार्मोन जब एक्ट करेगा, एक्ट ऑन। और FSH जो है ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल, और बोलेगा है सर्टोली सेल तुम्हारा क्या काम है? तो सर्टोली सेल का काम है, बोलेगा रिलीज करो ABP। ABP का मतलब क्या होता है? ABP का मतलब होता है, ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP को क्या बोलते हैं बउआ? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है ना? ABP रिलीज करेगा। अब ABP और एंड्रोजन, एंड्रोजन को ही बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसी एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना कि जो हमारा लेडिक सेल है वो रिलीज करता है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और इसी एंड्रोजन को हम लोग बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। इसी को बोलते हैं हम लोग मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है? तो कोई सवाल पूछेगा मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं? एंड्रोजन को बोलते हैं या टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं? क्लियर है? सर्टोली सेल किस पे, क्या FSH इस पे काम करेगा, एक्ट करेगा, और सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों ऐसा क्यों है? देखो दूसरा बात याद रखना, सर्टोली सेल का जो सर्टोली सेल है ना बउआ, सर्टोली सेल है ना, ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको सर? डेवलपिंग स्पर्म। किसको? डेवलपिंग स्पर्म। न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है सर। इसके साथ साथ जो सर्टोली सेल का काम है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम है। इसके साथ साथ सर्टोली सेल जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करता है हमारा सर्टोली सेल। अब ये क्या होता है सर? देखो मान लो ये हमारे इसके अंदर सर्टोली सेल है, अब एंड्रोजन रिलीज करेगा क्या? मतलब लेडिक सेल, क्या ये हमारा लेडिक सेल है, लेडिक सेल क्या रिलीज करेगा? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्यों रिलीज हुआ? इसके रिलीज होने के कारण ही तो स्पर्म बनेगा। ये काम किस पे करेगा? ये काम करेगा मेल जर्म सेल पे, और मेल जर्म सेल से क्या रिलीज करवाएगा? स्पर्म को। तो काम कौन करेगा? लेडिक सेल हार्मोन रिलीज करेगा एंड्रोजन। ऐसे ही नहीं रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है GnRH के थ्रू। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और वो कहता है तुम जल्दी से दो हार्मोन रिलीज करो, LH और FSH। LH काम किया लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल को बोला रे तुम एंड्रोजन रिलीज करो, तो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा FSH को क्या बोला? तुम ABP रिलीज करो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे मान लो ये जो एंड्रोजन रिलीज किया, क्या ये अंदर जाएगा? नहीं जा सकता है। क्यों सर? अगर ये अंदर चला गया, मान लो सर्टोली सेल नहीं है, हम सोचे सर्टोली सेल गायब है, नहीं है, तो घुस सकता है अंदर। तो ये घुसेगा तो WBC भी घुसेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी को पहचानता है, रक्षा करता है। अब मान लो WBC गया, हमारा पूरा सेल क्या है? डिप्लॉइड। हम लोग क्या है? हम लोग हैं डिप्लॉइड। जितने भी ह्यूमंस बींग्स हैं क्या है? डिप्लॉइड। और जो हमारा स्पर्म बनेगा यहां पे छोटा छोटा स्पर्म बनेगा, ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि गैमेट है, गैमेट हैप्लॉइड होता है। अब मान लो कि WBC अंदर घुस गया, गलती से ये अंदर चला गया, क्योंकि ये जाएगा तो ये भी जा सकता है, और WBC अंदर जाएगा, वो बोलेगा अरे हम तो पहचान रहे हैं डिप्लॉइड को, हमको तो आदत है, हमारा पूरा बॉडी 2N है, डिप्लॉइड का मतलब 2N। स्पर्म को देख लेगा, अरे ये क्या चीज है, ये कोई नया चीज है, इसको लगेगा हमारे शरीर को नुकसान है, मार देगा पूरे स्पर्म को। तो इसीलिए सर्टोली सेल इस पे रहता है। सर्टोली सेल को बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। बैरियर का काम करता है, किसी को नहीं आने देगा अंदर। तो क्या एंड्रोजन को भी नहीं जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा, ये एंड्रोजन को भी नहीं जाने देगा। तो करना क्या है? तो इसीलिए ना सर्टोली सेल जो है रिलीज किया ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को बाइंड करेगा, और सर्टोली सेल कहेगा चलो मेरे साथ चलो। अब इसके साथ लेके जा सकता है, इसीलिए ये याद रखना, ये सब नहीं जा सकता, WBC नहीं जाएगा। ठीक है ना? क्लियर ना? तो ऐसे करके हमारा एंड्रोजन चला गया और स्पर्म बनेगा, और स्पर्म को न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करता सर्टोली सेल। लेकिन इसका मेन काम याद रखोगे ना यार, एंड्रोजन मतलब बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है FSH के संपर्क में। क्लियर है? चलिए अब यहां तक जब क्लियर ही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं फंक्शन। किसका फंक्शन सर? हम लोग फंक्शन देखते हैं सबसे पहले इपीडिडेमिस का। किसका फंक्शन? इपीडिडेमिस, क्योंकि हम लोग समझ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन गया। इपीडिडेमिस क्या करेगा? स्पर्म को मोटिलिटी, मतलब ये करेगा मैच्योरेशन। क्या होगा? मैच्योरेशन। इसके अंदर क्या होगा? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बेचारा इमैच्योर है, इसको नॉलेज नहीं है, ये सारा नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करता है इपीडिडेमिस। ठीक है ना? मैच्योरेशन प्रोवाइड करेगा और स्टोरेज भी करता है, तब तक स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज भी करता है। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज भी करता है और इसमें शिक्षा देता है कि तुमको जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मोटाइल होना है। मेरे बॉडी जितना भी शिक्षा दिए हैं वो तुम मेरे साथ मत करना। मतलब ये उसको शिक्षा बस दिया है मैच्योरेशन, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या है कि तुम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाओगे तुम मोटाइल शो करोगे, लेकिन मेरे बॉडी में हो तो आराम से रहो। ठीक है ना? चलिए दूसरा चीज हमारा है वास डिफरेंस। क्या होता है वास डिफरेंस? जो है ना वास डिफरेंस, इसमें भी नहीं। वास डिफरेंस का जो एम्पुला वाला भाग होता है, एम्पुला वाला भाग होता है, एम्पुला वाला भाग होता है वो, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो पहला भाग होता है, इस दोनों के बीच मिलकर के एक बनता है पोर्शन, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना, याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? यूरेथ्रा और वास डिफरेंस के बीच में क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस का टर्मिनल इंड और यूरेथ्रा का जो पहला इंड है, पहला पोर्शन है, स्टार्टिंग जहां से होता है, वो पोर्शन मिलकर के बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर ना? सर एम्पुला के रीजन में क्या होता है? एम्पुला रीजन में होता है स्टोर होता है किस, कौन चीज? स्पर्म। स्पर्म स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर होता है। जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक स्पर्म रिलीज नहीं करेगा, स्पर्म स्टोर होता है। यूरेथ्रा क्या होता है सर? कॉमन पैसेज होता है, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी कॉमन पैसेज है। क्लियर ना? याद रखोगे ना? तो अगर मान लो कोई तुमसे पूछेगा पाथ ऑफ स्पर्म, क्या पूछेगा? कोई पूछेगा पाथ ऑफ स्पर्म, कोई पूछेगा स्पर्म का पाथ बताओ, तो सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले तुमको जवाब देना होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद स्पर्म जो आएगा वो आएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद आएगा रेटी टेस्टिस, इसके बाद आएगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया को टप के आएगा इपीडिडेमिस, और इपीडिडेमिस से टपने के बाद चला जाएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट को टपेगा तो यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के इंड को बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। तो ये स्पर्म का पाथ होता है, ये पूछा गया है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें पूछा था पाथ ऑफ स्पर्म। तो याद रखोगे ना? पाथ ऑफ स्पर्म को याद रखोगे ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, इपीडिडेमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मिएटस। क्लियर है ना बाबू? उम्मीद करें ना समझ में आया होगा। चलिए सर, अब स्पर्म, स्पर्म इतना क्या है, स्पर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो जो स्पर्म होता है, स्पर्म ये मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल होता है। याद रखना ये स्पर्म कहां पे पाया जाता है? जो जैसे ही मेल से बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, और जो ग्लैंड्स थे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब यूरेथ्रल, उसका जो इसका जो कंपोजिशन होता है, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा। तो स्पर्म अगर सेमाइनल प्लाज्मा से मिला तो ये नाम चेंज कर लेगा और कहलाएगा सीमेन। क्या कहलाएगा? सीमेन कहलाएगा। स्पर्म नाम चेंज कर लेगा और सीमेन कहलाएगा। याद रखना कि एक बार इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन रिलीज होता है, और इसी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म होता है एक इजैकुलेशन में। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 20 करोड़ से 30 करोड़, 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज होता है
एक इजैकुलेशन में इतना ml सीमेन निकलता है और इसमें इतना स्पर्म होता है। क्लियर है ना? तो सीमेन, ये सेमेनल प्लाज्मा के बारे में बता दिए। अब सीमेन के अंदर क्या होगा? सीमेन के अंदर पाया जाएगा फ्रुक्टोज। क्यों सर इतना नाम ले रहे फ्रुक्टोज का? अरे यही तो है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बताएगा कि किसी में रेप का केस हुआ है कि नहीं। अगर रेप का केस किसी को पता करना है तो वो इसी फ्रुक्टोज से पता करता है कि फीमेल के जेनेटल ट्रैक में फ्रुक्टोज मिलता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, नहीं मिलता है मतलब नहीं हुआ है। तो ये फ्रुक्टोज ही होता है विजर्निटी का रियल इंडिकेटर, जो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना? तो याद रखना फ्रुक्टोज के बारे में। इसीलिए हम इतना अंडरलाइन करें फ्रुक्टोज ये, क्योंकि किसी फीमेल में नहीं पाया जाता है। चलिए एनसीईआरटी माता को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट एनसीईआरटी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? आर यू अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तुम लोग अवेयर हो गए ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअली होता है, ना कि एसेक्सुअली। वीवी पैरस होता है, बता चुके हैं कि वीवी पैरस होता है। उसके बाद इसमें जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि पहला गैमेटोजेनेसिस, हम लोग स्पर्म बना के आए हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। हम लोग में स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवम बनता है तो ओजेनेसिस। क्लियर ना? अब आइए, जैसे ही गैमेट बना, गैमेट को रखना तो नहीं है, इसको निकालना है, तो उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन। हमारा गैमेट फीमेल के जेनेटल ट्रैक में चला गया, हमारा गैमेट स्पर्म फीमेल के जेनेटल ट्रैक में गया, ये कहलाता है इनसेमिनेशन। क्या कहलाता है? इनसेमिनेशन। उसके बाद जैसे ही गया हमारा गैमेट तो उसके बाद फीमेल गैमेट ओवम से मिलेगा, फर्टिलाइज होगा तो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइज होगा जाइगोट बनेगा, एक से दो सेल हो गया, जाइगोट बना, डिप्लॉइड। और जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा वो एम्ब्रियो में बदल जाएगा। देख लो, जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा, जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा, जाइगोट देखो, जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा ये एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाकर के ये यूट्रस के वाल से चिपक जाएगा। क्या होगा? यूट्राइन वाल से क्या होगा? इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन का मतलब चिपकना, इंप्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा। उसके बाद डेवलप करेगा वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रेशन। और फिर से वापस से बेबी का डिलीवरी होगा, डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी। ठीक है ना? क्लियर है ना? यहां पे एक पॉइंट है जो कि आपको याद करने की जरूरत है। स्पर्म जो होता है कंटिन्यू इवन इन ओल्ड एज, मैन बनते रहता है, स्पर्म का बनना चालू ही रहता है, लेकिन 50 ईयर जाते जाते ओवम जो है फीमेल में सीज कर जाता है, बंद हो जाता है ओवम बनना। ठीक है ना? तो स्पर्म कंटिन्यू होता है इवन ओल्ड एज में भी। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, वास्ट डिफरेंस है। ये हमारा टेस्टिकल्स है, दोनों है, देख रहे हो, एक दो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस बता दिए, एक पेयर होता है, एक पेयर होता है ओवल शेप का होता है। क्या होता है? ओवल शेप होता है। आगे इसके साथ एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट का नाम बता दिए हैं। क्या होता है एसेसरी डक्ट में? एसेसरी डक्ट में वो क्या सब होता है? एसेसरी डक्ट में जो होता है वो होता है रेटी टेस्टिस, फिर होता है वास डिफरेंसिया, फिर होता है इपिडिडर्मिस, और फिर होता है वास डिफरेंस। और ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में क्या बोले हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े, इसको याद रखना, पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस। तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे यार? चलो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो एनसीईआरटी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कब होता है? जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जब 7वें महीने में पहुंचता है तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाता है टेस्टिस, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों बोला जाता है? हमने बताया, स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, 2 से 2.5 डिग्री कम करता है बॉडी टेम्परेचर से। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इसलिए हो पाएगा, स्पर्म बन सकता है। आगे देखिए, ये लेंथ याद रखिएगा 4 से 5, और विड्थ याद रखिएगा 2 से 3। अब यहां देखो, टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, यहां लिख दिया डेंस कवरिंग, लेकिन बताया नहीं कि कौन सा कवरिंग होता है। हमने बताया कि पहला जो कवरिंग होता है वो होता है टूनिका वेजेनालिस, दूसरा होता है टूनिका अल्बुजिनिया, और तीसरा होता है टूनिका वेस्कुलरिस। 250 कंपार्टमेंट होता है, बता ही दिए, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार देख लोगे, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आपका, क्योंकि यही से सवाल आएगा नीट के पेपर में, यही बुक है आपका, सब कुछ है, गीता रामायण ग्रंथ जो भी है सब यही बुक है, इसको याद रख लो, रट लो दिमाग में। चलिए ये फिगर एक बार देखोगे, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ फिगर है। ये यूरेटर है, यहां से यूरिन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर को जो लूप बनाया, देखो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो लूप बनाया है, ये लूप बनाया, यही तो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है।
यही तो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है। तो यही चीज हम बताएं, एक बार देख लोगे, चेक कर लोगे डायग्राम को। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच लोब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, क्लियर है ना, 1 से 3, 1 से 1 से 3, 1 से 3। ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में लाइंड इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और सर्टोली सेल होता है, क्लियर है। मेल जर्म सेल जो है मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पर्म बनाएगा, क्लियर है। और सर्टोली सेल न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करेगा जर्म सेल को, डेवलपिंग स्पर्म को। आगे बढ़िए, अब देखो मान लो ये हमारा मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं, इस बीच वाले जगह को बोलते हैं, इस बीच वाले जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाया जाता था, छोटे छोटे सेल्स पाए जाते थे, इसका नाम क्या था, लेडिक सेल। क्या नाम था, लेडिक सेल। तो वही चीज क्या है, या तो इंटरस्टिशियल सेल बोलो या तो लेडिक सेल बोलो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाया जाता है कुछ छोटे छोटे सेल्स, उसको बोलते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। चलिए ये भी हम समझ गए सर। तो ये तुम्हारा एक चीज देखो, यही लाइन जो बच्चा नहीं पढ़ता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट, यही लाइन जो बच्चा नहीं पढ़ता, एनसीईआरटी को मिस कर जाता है। इसी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट को हम लोग बोलते हैं WBC, क्लियर ना। चलिए तो उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। अब एसेसरी डक्ट के बारे में देख लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, यहां ट्यूबुलर रेक्टाई नहीं है, कोई बात नहीं, इपीडिडेमिस और वास डिफरेंस, क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद यूरेथ्रल मिएटस बता ही दिए हैं, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मिएटस होगा, यहीं पे बताया ना, यूरेथ्रल मिएटस देख लो, यूरेथ्रल मिएटस। चलिए तो एक बार इस लाइन को भी देखोगे, वही चीज है, यूरिनरी ब्लैडर कहां, कहीं 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 यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा। तो एब्डोमेन के ऊपर लूप बनाएगा, कौन बनाएगा, वास डिफरेंस, कौन बनाएगा, वास डिफरेंस। तो एनसीईआरटी माता वही लिखी है जो हम बताए हैं। चलिए अब है पेनिस के बारे में, चलो इसके बारे में पहले हम समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। पेनिस क्या होता है, ये होता है मेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया, मेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया, याद रखना। और कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, इरेक्टाइल होता है, क्या होता है, ये इरेक्टाइल होता है। ये क्या होता है बउआ, इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल क्यों होता है बताते हैं, इसके पास टिश्यू पाया जाता है, देखो मान लो, अब देखो ऊपर की तरफ एक टिश्यू, वही नीचे की तरफ भी होता है। इस टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। इस टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक और टिश्यू होता है जो कि इसके नीचे होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये टिश्यू, इस टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो इंड है, इस इंड को, इन लार्ज इंड को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस को कवर किया, इसको बोलते हैं फॉर स्किन, क्या बोलते हैं, फॉर स्किन। ग्लैंस पेनिस किसका बना हुआ है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का ही बना हुआ है ग्लैंस पेनिस। जो इनलार्ज इंड, पेनिस का जो इंड है, जो इंड है, इसी इंड को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये किससे बना हुआ, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा का काउंट है दो गो होता है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एक ही होता है, ऊपर नीचे बटा हुआ है। और बीचों बीच से यूरेथ्रा गुजरता है, बीचों बीच से यूरेथ्रा का गुजरता है, जो भी हो, स्पर्म हो चाहे वो यूरिन हो, सब गुजरता है। और इसी इंड को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रा का इंड को बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। तो इन लार्ज इंड को हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, तो यूरेथ्रल मिएटस के पास पाया जाता है, क्लियर है ना। तो उम्मीद करें ना क्लियर है आप लोगों को।
चलिए एनसीईआरटी माता को देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ था, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। बता दिए दो तरह का टिश्यू है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, फॉर स्किन पाया जाता है जो इनलार्ज इन ग्लैंड पेनिस के ऊपर, ग्लैंड पेनिस के ऊपर। अब आते हैं एसेसरी ग्लैंड, बता दिए हैं, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये सब हम बता चुके हैं। सर्टेन एंजाइम्स रखता है, सबका नाम बता दिए, कैल्शियम फॉस्फेट समायन, प्रोस्टेट ग्लैंड रखता है। फ्रुक्टोज हमारा वो सेमिनल वेसिकल में होता है, और लुब्रिकेशन जो न्यूट्रलाइज करता है स्पर्म के पास, मतलब यूरिन जो जाता है यूरेथ्रा के पासेज को, वो करता है कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? तो उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों बने रहेंगे, एक एक पॉइंट हम कवर करते जाएंगे, एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हेडलाइन दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या होता है? देखो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये होता है, इसमें वो होता है ओवरी। क्या होता है बउआ? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी होता है, क्लियर ना? इसका जो लेंथ होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ, ओवरी का लेंथ। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है, याद रख लेना, यूटेरस, उसके बाद वेजाइना। अब देखो एक चीज, तो ये चीज हम देखने का प्रयास, सबसे पहले हम ओवरी को देखते हैं, फिर हम सेकेंडरी डक्ट क्या करता है, क्या करेगा, पाथ को ट्रांसपोर्ट करेगा ओवम को। तो ये पाथ होता है पहला जो मेल गैमेट बनाता है, मतलब फीमेल गैमेट बनाएगा, तो फीमेल का पढ़ रहे तो फीमेल गैमेट जो बनाएगा। ओवरी, ओवरी क्या बनाता है फीमेल गैमेट, ओवम को, मतलब ओवा को। तो ओवा फीमेल गैमेट होता है, क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग समझते हैं ओवरी को, क्लियर करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ओवरी। देखो मान लो ये हमारा पेल्विक वाल, पेल्विक वाल है, तो पेल्विक वाल के नीचे पाया जाता है ये हमारा मान लो यूट्रस। क्या है ये? यूट्रस, यूट्रस होता है। और यूट्रस है तो इधर होगा ओवरी, ओवरी होगा, तो पेल्विक वाल से भी चिपका होगा और यूट्रस से भी चिपका होगा, यूट्रस से भी चिपका होगा और ये पेल्विक वाल से भी चिपका होगा। तो यूट्रस से जो चिपका इस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो जो पेल्विक वाल से चिपका होगा ओवरी, सस्पेंसरी लिगामेंट, और यूट्रस से चिपका होगा ओवेरियन लिगामेंट। क्या होता है? ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है ना? ये हमारा यूट्रस है, क्लियर है ना? ये पेल्विक वाल है, तो पेल्विक वाल से चिपका हुआ ओवरी, ये हमारा ओवरी है। क्या ये? ओवरी, जिसको ओवा बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ओवा रिलीज करता है, ओवा रिलीज करता है, ओवरी क्या रिलीज करता है? ओवा। ओवा मतलब ओवम, ओवम को रिलीज करेगा। याद रखोगे ना यार? याद रखोगे ना? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखते हैं कि सर ओवरी तो देख लिए हम लोग, अब ओवरी कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो हम इस ओवरी को निकालते हैं, तो ओवरी का जो सबसे बाहरी लेयर है ये बना होता है टूनिका एल्बुजिनिया से। किससे? टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया से बना होता है। अब इसके अंदर वाले को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बउआ हम लोग स्ट्रोमा। अंदर वाला जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है, स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है, तो इस अंदर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग मेडुला। डिवाइड हो जाता है और बाहर वाला भाग बन जाता है कॉर्टेक्स। क्या बन जाता है? कॉर्टेक्स। स्ट्रोमा पूरा है, पूरा का पूरा स्ट्रोमा है, डिवाइड कर गया है। बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है आउटर भाग, आउटर भाग, और मेडुला होता है इनर भाग।
इनर भाग को मेडुला बोलते हैं। और मतलब अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले यूट्रस। यूट्रस जो है उसको वॉम्ब बोलते हैं। तुम्हारा एनसीईआरटी यूट्रस को क्या बोला है? WOMB, वॉम्ब। यूट्रस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा होता है बउआ? तो याद रखो कि यूट्रस का शेप इनवर्टेड पियर शेप। कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है। मतलब ऐसा शेप देख लो, ये यूट्रस को हम लोग बांट देते हैं 3 भाग में। यूट्रस का 3 भाग। पहला भाग को बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। दूसरा भाग को हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं बउआ? बॉडी। और तीसरा भाग को बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। क्लियर है? तो ये वाला भाग ऊपर वाला हो जाएगा फंडस। उसके बाद बउआ ये वाला भाग हो जाएगा बॉडी, ये वाला भाग हो जाएगा सर्विक्स, नैरो पोर्शन है, और इसके नीचे हो जाएगा वेजाइना। तो सर्विक्स का जो कैनाल है, ये जो कैनाल है सर्विक्स का कैनाल, ये होता है सर्वाइकल कैनाल। क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स का जो कैनाल है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। क्या बनता है? बर्थ कैनाल। हम सब कुछ बता रहे हैं, उसको नोट करते जाओगे। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब देखो इस यूट्रस का जो यहां से निकलता है एक स्ट्रक्चर, इसको, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखो, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट बउआ होता है फैलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं ओविडक्ट। इसका लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है बउआ? 10 से 12 सेंटीमीटर ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब का लंबाई होता है। तो देखना गौर से, ये गौर से देखना कि इस वाले यहां पे होगा ओवरी, यहां पे होगा ओवरी, और ये ओवम कलेक्ट करेगा यहां से। क्या करेगा? फिगर थोड़ा सा देख लेना। ये ओवरी है, ओवरी क्या रिलीज करेगा? ओवम। क्या रिलीज करेगा? ओवम। और ये वाला भाग जो है, इस वाले भाग को बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं? फिमरी। ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट किसको करेगा? ओवम को, जो ओवरी से रिलीज होगा। ये वाला भाग इनफंडीबुलम का जो फिमरी बनाया है, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम बोलते हैं। इसके आगे वाला भाग होता है एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला, जो वाइडर पोर्शन होता है, वाइडर भाग होता है, वाइडर होता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। और इसके जस्ट नीचे होता है इस्थमस। थोड़ा सा छोटा हम बनाए लेकिन याद रखोगे। तो फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग। सबसे पहला भाग इनफंडीबुलम, जो आगे चल के फिमरी में बदलता है। उसके बाद एम्पुला, फिर हमारा इस्थमस। क्लियर है ना? ये फिमरी, ये इनफंडीबुलम, इधर एम्पुला, और ये पूरा का पूरा इस्थमस। तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है एम्पुला में? एम्पुला में बउआ क्या होता है? इस एम्पुला रीजन में क्या होता है? एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एम्पुला में क्या होता है बउआ? फर्टिलाइजेशन। तो बात समझ रहे हो ना यार? तो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट कहां पे मिलता है? इधर से चढ़ के आएगा मेल गैमेट, इधर से स्पर्म आएगा, और ये जाएगा यहां पे ओवम रखा होगा, ओवम से फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्पुला में। क्लियर है ना? क्लियर है ना? फैलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। सारा कुछ नीट के में आया सवाल हो सकता है। सारा कुछ कहीं ना कहीं नीट में आया हुआ है, या आपका नीट का अगला सवाल बन सकता है। तो कृपया करके जो भी चीज हम लिख रहे हैं उसको एनसीईआरटी में नोट करते चलेंगे। एनसीईआरटी में नोट करते चलेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है ना बउआ? चलिए, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि यूट्रस क्या होता है, ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का भाग हम लोग देख लिए, वेजाइना को देख लिए। अब फिर से हम आगे देखते हैं। देखो देख लो, गौर करके देखना। ये वेजाइना के पास 2 ग्लैंड्स होते हैं। ये हमारा वेजाइना है, ये हमारा सर्विक्स का रीजन है, बीचों बीच सर्वाइकल कैनाल है, और इधर से हमारा निकलता है फैलोपियन ट्यूब, इधर से हमारा निकलता है फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे ओवम लटका हुआ है, यहाँ पे ओवरी लटका, मतलब ओवरी लटका हुआ है। वेजाइना के पास 2 ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम होता है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो ग्लैंड होता है वेजाइना के पास, इसको क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं बउआ। बार्थोलिन ग्लैंड का क्या काम है? ये होमोलोगस होता है। क्या होता है? होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड।
मतलब कॉपर्स ग्लैंड का होमोलोगस क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का होमोलोगस क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है? अब ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस का 3 लेयर होता है। यूट्रस का जो मसल्स बना हो 3 लेयर। पहले वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और अंदर वाले भाग को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। क्लियर है ना बउआ? तो यूट्रस का 3 लेयर है, तीनों लेयर का नाम समझ गए। मायोमेट्रियम का काम समझो, सबका काम देखो। इंडोमेट्रियम मेनिस्ट्रुअल चेंजेस में जाता है। मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस के दौरान ये जो लेयर है ब्लड के रूप में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड जो फ्लो होता है इसी लेयर के टूटने के कारण, तो इंडोमेट्रियम लेयर के टूटने के कारण ब्लड जो है फ्लो होता है। बायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी के टाइम जो है ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो बच्चा बाहर निकल सके सेफली। डिलीवरी के टाइम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना बाबू? तो याद रखना कि सबका काम सब क्या, फंक्शन क्या है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा बायोमेट्रियम डिलीवरी के टाइम। इंडोमेट्रियम मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस होगा और इसलिए ब्लड फ्लो होगा, टूटेगा, झरेगा, फिर नया बनेगा। ठीक है ना? तो लेयर याद नाम हो गया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार? बोलो क्लियर है ना? चलिए, तो सब कुछ एकदम दिमाग में याद रखोगे। बार्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, ये कहां होता है? वेजाइना के पास, वेजाइना के एक्सटर्नल पार्ट में होता है, नीचे में होता है। ये होता है होमोलोगस। किसका होमोलोगस? कॉपर्स ग्लैंड का। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है फीमेल का वो क्या होता है सर? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है फीमेल का, वो होता है वल्वा। फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वल्वा होता है। वल्वा में भी पार्ट होता है। पहला होता है मॉन्स पीविस। पहला होता है मॉन्स पीविस। कैसे कैसे बनता है वल्वा? दूसरा होता है क्लिटोरिस। तीसरा होता है लेबिया मेजोरा। एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को, एकदम डिट्टो याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन घुमाएगा जरूर, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है सही से, फिर आप उसको सही करके आइएगा। चलिए, तीसरा जो है, चौथा जो है होता है लेबिया माइनोरा। ये सब होता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको बोला जाता है वल्वा। इसमें होता है ये सब कहानी होता है। अब स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर को आराम से समझेंगे हम लोग, समझेंगे। ये वाला है लेबिया मेजोरा। क्या है? लेबिया मेजोरा। इसके ऊपर जो होता है छोटे छोटे फैटी टिश्यू होते हैं। ये है हमारा फैटी टिश्यू, जिसमें हेयर्स होते हैं। ये हमारा है फैटी टिश्यू प्लस पीविक हेयर है। ये इसको ही बोलते हैं मोन्स पीविस। क्या बोलते हैं? मोन्स पीविस। तो फैटी टिश्यू प्लस पीविक हेयर ही बनता है मोन्स पीविस। स्ट्रक्चर धारण कर लेता है मोन्स पीविस, कोई नया चीज नहीं है। अब लेबिया मेजोरा हो गया। अब इसके अंदर होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। क्लियर है? अब लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, इस लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे पाया जाता है क्लिटोरिस। अब क्लिटोरिस क्या होता है सर? ये होता है होमोलोगस टू मेल पेनिस। होमोलोगस टू मेल के अंदर जो पेनिस होता है, इसका ये होमोलोगस होता है क्लिटोरिस। याद रखना, टीनी फिंगर लाइक होता है। क्या ऐसा होता है? टीनी कैसा होता है बउआ? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? चलिए सर, अब हम लोग समझ चुके हैं इस चीजों को। अब देखो, इसके नीचे लेबिया मतलब क्लिटोरिस के नीचे, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ये होता है यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। अब यूरेथ्रल ओपनिंग के पास कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। इस ग्लैंड्स का नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड।
पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके होमोलोगस होता है? होमोलोगस टू प्रोस्टेट। जो मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का ये होमोलोगस होता है। क्लियर है ना? क्लियर है। अब यहां पे इसके पास नीचे में होता है वेजाइनल ओपनिंग। क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग। क्या होता है? और वेजाइनल ओपनिंग के पास दो को छोटा छोटा ग्लैंड्स होता है, इसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड। बता दिए किसका होमोलोगस होता है? ये कॉपर्स ग्लैंड का, हम बता चुके हैं। ये नीचे में छोटे छोटे दो बार्थोलिन ग्लैंड होता है। अब याद रखना, इस वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखता है। वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। ये क्या करता है? पार्शियली कवर करता है। पार्शियली कवरिंग होता है किसका? वेजाइनल ओपनिंग का। अब कभी कभी ये पूछेगा, अगर मान लो अगर इसके अंदर कॉपुलेशन होगा, पेनिस इंसर्ट होगा, तो ये हाइमेन टूट सकता है। लेकिन इसके बाद भी एनसीईआरटी कह रहा है कि ये हाइमेन टूटने का चांस और भी हो सकता है, जैसे कि राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। तो इस सब के कारण भी ये हाइमेन टूट सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये रियलेबल इंडिकेटर नहीं है कि रेप केस हुआ है कि नहीं हुआ। हम एक ही बताएं, फ्रुक्टोज अगर पाया जाएगा तो हुआ है, तो फ्रुक्टोज को माना जाएगा रियलेबल इंडिकेटर वेजर्निटी का। इसको नहीं माना जाएगा। वर्जिन का मतलब क्या होता है? वर्जिनिटी मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ मतलब वेजर्निटी, वर्जिन है। क्लियर है ना? तो बात को समझ रहे हो ना यार? तो ये हमारा है एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। किसका है? फीमेल का है। चलिए एनसीईआरटी माता को देखते हैं। एनसीईआरटी माता, चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होता है। क्लियर है? इसके साथ ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। समझ चुके हैं सर? आगे बढ़िए। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। क्या होता है? वल्वा होता है। इसके बाद वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। ठीक है सर। मेमरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज क्लास लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेमरी ग्लैंड को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ओवुलेशन मतलब ओवरी, ओवम बनना, ओवरी से ओवम बनेगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा प्रेगनेंसी, फिर बर्थ, चाइल्ड बाहर आएगा। ठीक है ना? याद रखना, गैमेट क्या होता है? ओवम होता है, जो कहां से निकलता है? ओवरी से। इसका ओवरी, ईच ओवरी का लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। जो अंडरलाइन करे तो उसको याद रखोगे। अब देखो, लिगामेंट, यूट्रस से भी लिगामेंट जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। और पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ओवेरियन स्ट्रोमा बता दिए, ओवरी का जो अंदर का स्पेस होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी कवर होता है थिन इपिथेलियम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद 2 जोन में बटा गया। पेरिफेरल, बाहर साइड से कॉर्टेक्स होगा, अंदर से मेडुला होगा। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो बता चुके हैं ये सब हम लोग। अब आए हम फेलोपियन ट्यूब। याद रखना, फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। इनफंडिबुलम के पास होगा फिमड़ी निकला हुआ, जो ओवम कलेक्ट करेगा, फिमड़ी है। इनफंडिबुलम आगे जाकर के वाइडर एरिया से मिलेगा, और वाइडर एरिया क्या होता है? एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मतलब सब कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये है वेजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल मिलकर के क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। क्लियर है ना? चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए। पार्ट ऑफ ओविडक्ट एम्पुला से आकर के मिलता है। लास्ट पार्ट इसका स्थमस है। यूट्रस के बारे में पढ़ लिए। सिंगल वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। सर्वाइकल कैनाल बता दिए ना, नैरो सर्विक्स। आगे सर्विक्स का जो नैरो पोर्शन है, इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। आगे बढ़ते ही सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिल करके क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। यूट्रस का वाल 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। बता चुके हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो, वो इंडोमेट्रियम के झरने के कारण होता है। क्लियर है? तो बात को समझ रहे हो यार? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पोर्शन एक्सटर्नल जेनेटेलिया का है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेजाइनल ओपनिंग है। क्लियर है ना?
क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के नीचे हम लोग होगा यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लोगे, पढ़ोगे ध्यान से। यहां पे लिख दिया हुआ है वेजाइनल टेम्पोन, मतलब इंसर्शन, मतलब सडनली मतलब पेनिस का इंसर्शन होगा वेजाइना में, या तो उस टाइम पे हमारा हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं तो लिखा है हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। तो हाइमेन जो है वो क्या हो सकता है, क्वाइटस, या तो फर्स्ट क्वाइटस में टूट सकता है, या तो हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग में टूट सकता है। इसलिए लिख दिया है इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रियलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये साफ साफ एनसीईआरटी माता लिख चुकी हैं। चलिए हम लोग समझ चुके हैं इस चीजों को। आगे हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड। तो बच्चों ये मेमोरी ग्लैंड है और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। गुड बाय ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत कुछ समझे हैं। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझे, क्या होता है, एक एक स्ट्रक्चर को देखें। एनसीईआरटी देखो इतना ही है, लेकिन हम समझे कितना, इतना। तब वो इतना समझे तो इतना समझ में आया है, अगर इतना ही समझते रहते तो फिर ये भी नहीं आता। तो जब बियॉन्ड जाओ, एनसीईआरटी के बाहर जाओ और उसके छोटे छोटे कंसेप्ट को अगर सीखोगे तो फिर तुमको पता चलेगा यार इस चीज के बारे में अब आसान लग रहा है। उसी चीज को हम पहले पढ़ाएं, फिर आपको एनसीईआरटी में दिखाएं, लिगामेंट सब था, सबका नाम आपको पता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट कहां होता है, ओवेरियन लिगामेंट कहां होता है, कौन चीज कहां पे होता है। तो बच्चों ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करते रहे, पढ़ाई करें अच्छे से। और आज के लिए हम यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।